हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसकी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे अपन बढ़ते हैं और पार्ट 32 नंबर का यहाँ पे अपन देखेंगे। ठीक है, और जैसा आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर जो टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं या फिर आपके जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टफ वाले जिसमें आपके 4-5 स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, वैसा टाइप से आप थोड़ा सेट करके बताते करके, तो वैसे ही क्वेश्चन सब सेट करके मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी अपन कश्यप एंड रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कश्यप संहिता के संदर्भ में सत्य कथन है। काल 6वीं शताब्दी, उपदेष्टा वृद्धजीवक, तंत्रकर्ता मरीचि कश्यप। इसके अलावा फोर्थ स्टेटमेंट है, खील स्थान में कुल 80 अध्यायों का वर्णन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे, कथन पहला और तीसरा सत्य है, दूसरा व चौथा असत्य है। ऑप्शन सेकंड है, पहला चौथा सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है। ऑप्शन थर्ड है, पहला दूसरा सत्य है, तीसरा चौथा असत्य है। ऑप्शन फोर्थ है, दूसरा चौथा सत्य है, पहला तीसरा असत्य है। तो इसका आंसर आपको देना है। कश्यप संहिता के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखो, काल जो है वो 6वीं शताब्दी बताया गया है, तो पहला कथन जो है वो सत्य है। फिर दूसरा बोला गया उपदेष्टा वृद्ध जीवक है, तो ये गलत है। ठीक है, उपदेष्टा जो है वृद्ध जीवक नहीं है। तंत्रकर्ता मरीचि कश्यप है, तो तंत्रकर्ता मरीचि कश्यप भी नहीं है। ठीक है, खील स्थान में कुल 80 अध्याय हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला और चौथा सही है। तो ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ सही, सेकंड एंड थर्ड असत्य। ठीक है, फर्स्ट आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, तो कौमार भृत्य नाम। ठीक है, यहाँ पे आप जो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, वो आपको जैसे मैं क्वेश्चन प्लॉट करता हूँ उसके बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ जो लिखा हुआ है उससे आपको नहीं जज करना है। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा। कौमार भृत्यानाम अष्टानाम तंत्राणाम मुद्यते डैश पंचम आयुर्वेद तथा आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कश्यप संहिता के किस स्थान में है। सूत्र स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, खील स्थान। इसका आंसर आपको देना है। कौमार भृत्य अष्टानाम तंत्राणाम मध्युचेत पंचमो आयुर्वेद तथा आयुर्वेद अवतरण कश्यप संहिता के किस स्थान में है। तो कश्यप संहिता के विमान स्थान में इसका वर्णन किया गया है। क्या आंसर जाएगा आपका, विमान स्थान। ठीक है, सेकंड आंसर। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य कश्यप ने निम्न में से किसका वर्णन नहीं किए हैं। रसायन, वजीकरण, अदक तंत्र, विष तंत्र। तो अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य कश्यप ने किसका वर्णन नहीं किया है, इसका आंसर आपको देना है। तो अष्टांग आयुर्वेद में किसका वर्णन नहीं किया है, तो वजीकरण का जो वर्णन है वो आपका कश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद के अंतर्गत नहीं किए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वजीकरण। ठीक है, सेकंड ही आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विभिन्न आचार्य के मतानुसार कौमार भृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में किस स्थान पर माना गया है। चार ऑप्शन है, चरक ने 6वें स्थान पे, सुश्रुत ने 5वें स्थान पे, वांगभट ने दूसरे स्थान पे, कश्यप ने पहले स्थान पे। सुश्रुत ने 6वें स्थान पे, चरक ने 5वें स्थान पे, वांगभट ने दूसरे स्थान पे, कश्यप ने पहले स्थान पे। ऑप्शन थर्ड है, चरक ने 6वें स्थान पे, सुश्रुत ने 7वें स्थान पे, कश्यप ने दूसरे स्थान पे, वांगभट ने पहले स्थान पे। ऑप्शन डी है, वांगभट ने 6वें स्थान पे, सुश्रुत ने 5वें स्थान पे, चरक ने दूसरे स्थान पे, कश्यप ने पहले स्थान पे। तो बताओ विभिन्न आचार्यों के मतानुसार। तो देखो, चरक ने 6वें स्थान पे रखे हैं, सुश्रुत ने कौमार भृत्य को 5वें स्थान पे रखे हैं, और आपके वांगभट ने क्या है, कौमार भृत्य को दूसरे स्थान पे रखा है और कश्यप ने पहले स्थान पे रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका,
पहला आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, कश्यप ने आयुर्वेद को सूत्र स्थान में पंचम वेद माना है। सेकंड स्टेटमेंट है, कश्यप ने कश्यप के अनुसार सप्तविध कषाय कल्पना होती है। ऑप्शन पहला है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, पहला सत्य दूसरा सत्य, पहला असत्य दूसरा सत्य। तो देखो पहला बोला गया है, कश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद सूत्र स्थान माना है, तो ये जो है गलत कथन है। ठीक है, पंचम वेद जो है वो आपका कहाँ पे बताया है कश्यप ने, तो आपके विमान स्थान के अंतर्गत बताया है। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया है कि सप्तविध कषाय कल्पना का वर्णन किया है, तो दूसरा कथन सत्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, फोर्थ आंसर जाएगा कि पहला असत्य और आपका सेकंड जो है वो सत्य है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला गया है, कश्यप ने चतुष्पाद में रोगी को श्रेष्ठ माना है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका कि कश्यप कषाय कल्पना के अंतर्गत चूर्ण और अभिशव भाव प्रकाश की मौलिक देन है। दोनों कथन सत्य, दोनों गलत, पहला सत्य दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सत्य। इसका आंसर आपको देना है। तो देखो क्या बोला गया है, कश्यप ने चतुष्पाद में रोगी को श्रेष्ठ माना है, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा बोला है, कषाय कल्पना के अंतर्गत चूर्ण और अभिशव भाव प्रकाश की मौलिक देन है, तो दूसरा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, पहला जो कथन है वो सही है। तो आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, पहला सत्य और दूसरा असत्य। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन दो स्टेटमेंट है, दो निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, 2 वर्ष से अधिक आयु के शिशु के लिए औषध मात्रा के लिए फ्राइड रूल का प्रयोग करते हैं। दूसरा कथन है, 2 वर्ष से कम आयु के शिशु के लिए औषध मात्रा निर्धारण के लिए फ्राइड रूल का प्रयोग करते हैं। वही 4 ऑप्शन जो हमने ऊपर में देखा था, दोनों सत्य दोनों असत्य, पहला सत्य दूसरा असत्य, पहला असत्य दूसरा सत्य। बताओ। तो देखो क्या बोला गया, 2 वर्ष से अधिक आयु के शिशु के लिए औषधि मात्रा के लिए फ्राइड रूल का प्रयोग किया जाता है, तो पहला कथन तो असत्य है। 2 वर्ष से कम के शिशु के लिए अपन ये रूल का यूज करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा आपका, पहला सत्य पहला असत्य और दूसरा सत्य। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा यहाँ पे, फोर्थ। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन 2 स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आपको विचार करना है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अपन स्किप करते हैं। आयुर्वेद को जो है पंचम वेद माना है और सप्तविध कषाय कल्पना का उल्लेख किया है, तो सूत्र स्थान में नहीं माना है, अभी हमने जस्ट देखा था। ठीक है, तो ये वाला इसका भी आंसर आपका डी ही जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, विमान स्थान में माना है पंचम वेद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ। सीधा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। यहाँ पे अगेन 2 स्टेटमेंट है। पहला आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि अली कीलक रोग में आचार्य कश्यप ने कश्यप के क्षार सूत्र का प्रयोग बताया है। और सेकंड स्टेटमेंट है, कश्यप के अनुसार सूतिका के 64 रोग बताए गए हैं, जिनमें अतिसार को प्रधान माना गया है। सही विकल्प को चुनिए।
कथन पहला दूसरा सत्य, दोनों असत्य, पहला सत्य दूसरा असत्य, पहला गलत दूसरा सत्य, बताओ। तो देखो, अरिकीलक रोग में आचार्य कश्यप ने क्षार सूत्र का प्रयोग बताया है, तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कश्यप के अनुसार सूती का रोग 64 बताए हैं जिसमें अतिसार को प्रधान माना है, तो यह जो कथन है वो आपका क्या है, असत्य है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, पहला सत्य दूसरा असत्य, तो थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, योनि के स्त्राव से शिशु के लिंग का अनुमान भाव प्रकाश की मौलिक देन है। तो योनि के स्त्राव से शिशु के लिंग का अनुमान भाव प्रकाश की मौलिक देन है। सेकंड स्टेटमेंट है, योनि के स्त्राव से शिशु के लिंग का अनुमान कश्यप की मौलिक देन है। वही 4 ऑप्शन, दोनों सत्य दोनों असत्य, पहला सत्य दूसरा असत्य, पहला असत्य दूसरा सत्य। तो देखो, योनि का स्त्राव से शिशु के लिंग अनुमान भाव प्रकाश की मौलिक देन है, तो यह जो कथन है ये कौन सा है, असत्य है ये। इसके बाद में बोला गया है, योनि स्त्राव से शिशु के लिंग का अनुमान कश्यप की मौलिक देन है, तो कश्यप की मौलिक देन है ये। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, तो आपका आंसर जाएगा पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट असत्य है, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं फिर से। चरक के अनुसार मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष तक मानी गई है। सुश्रुत के अनुसार मध्यम अवस्था 16 से 70 वर्ष तक मानी गई है। वही 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। चरक के अनुसार मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष तक मानी गई है। सुश्रुत के अनुसार मध्यम अवस्था 16 से 70 वर्ष तक मानी गई है। तो देखो, चरक के अनुसार मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष तक माना गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार मध्यम अवस्था 16 से 70 वर्ष तक माना गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, दोनों कथन सत्य है, पहला आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट, जैसा आप लोग का डिमांड था। तो पहला स्टेटमेंट है, कश्यपोक्त अष्टांग आयुर्वेद में वजीकरण का वर्णन नहीं है, परंतु विषतंत्र और अदक तंत्र का अलग अलग वर्णन है। कश्यप ने शोथ में त्रिसम गुटिका का विधान बताया है, जिसमें हरितकी, शुंठी और गुड़ समान भाग में होते हैं। वही 4 ऑप्शन है आपके, आंसर बताना है आपको। तो देखो, कश्यपोक्त अष्टांग आयुर्वेद में वजीकरण का वर्णन नहीं है, तो बिल्कुल सही है, वजीकरण का वर्णन नहीं है, परंतु विषतंत्र और अदक तंत्र का अलग अलग वर्णन है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे। दूसरा कथन के ऊपर आते हैं। कश्यप ने शोथ में त्रिसम गुटिका का विधान बताया है, जिसमें हरितकी, शुंठी और गुड़ समान भाग में होते हैं। ठीक है, तो त्रिसम में आपका हरितकी, शुंठी और गुड़ होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, आपने टॉप 60 वाले अगर जो टॉपिक है वो आपने किया होगा तो वहाँ पे आपको दिख गया होगा त्रिसम किसको बोलते हैं। तो त्रिसम गुटिका के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका आंसर जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इसमें से आपको सही को छांट करके लिखना है। कश्यप के अनुसार अम्ल पित्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला आपका बोला गया है कि अम्ल पित्त का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। दूसरा बोला गया है इसे सुप्त रोग भी नाम दिया गया है। तीसरा बोला गया है यह रोग अधिकतर अनुपदेश में होता है। और फोर्थ बोला गया है इस रोग की चिकित्सा देशांतर गमन है। तो आंसर बताना है आपको। कश्यप के अनुसार अम्ल पित्त के संदर्भ में कौन सा कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला तीसरा सत्य, दूसरा चौथा असत्य। ऑप्शन सेकंड, वही चार ऑप्शन आप देख लो, ठीक है, कौन से आप ऐसे नॉर्मली ये देखोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो पहला आपका ऑप्शन क्या है, अम्ल पित्त के संदर्भ में कश्यप ने पहला क्या बोला है, तो अम्ल पित्त का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा बोला है इसे सुप्त रोग भी नाम दिया गया है, ठीक है, तो इन्होंने सुप्त रोग नाम दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो अम्ल पित्त है उसे क्या है, सुप्त रोग भी कहते हैं आचार्य कश्यप। इसके बाद में है नेक्स्ट, यह रोग अधिकतर अनुपदेश में होता है, तो ये भी सही है, अनुपदेश में बताया है कश्यप ने। और इस रोग की चिकित्सा देशांतर गमन है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सभी कथन जो है वो क्या है आपके सत्य हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, क्या आंसर जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन यहाँ पे आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। सही स्टेटमेंट कौन से वो छांट के लिखना है। तो कश्यप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला गया है कि आहार को महाभेषज की संज्ञा दी है। दूसरा बोला है सर्वप्रथम औषध और भेषज में अंतर बताया है। तीसरा बोला है 75 प्रकार के सूतिका रोगों का वर्णन किया है। फोर्थ बोला है 64 प्रकार के यूष का वर्णन किया है। सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। अब कौन से कथन सही है ये आपको छांटना है, वो 4 ऑप्शन है आपके। देखो पहला कथन क्या बोला गया है, पहला कथन बोला गया है आहार को महाभेषज की संज्ञा दी है कश्यप ने, बिल्कुल सही है कि आहार को महाभेषज की संज्ञा दी है आचार्य कश्यप ने, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे आपका बोला गया है कि सर्वप्रथम औषध और भेषज में अंतर बताया है। तो सर्वप्रथम औषध और भेषज में अंतर किसने बताया, कश्यप ने बताया। फिर नेक्स्ट बोला है सूतिका रोग जो है उसके 75 प्रकार बताए हैं, तो ये गलत है। और 64 प्रकार के यूष का वर्णन किया है, तो ये भी कथन गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला दूसरा सत्य है, तीसरा चौथा असत्य है। तो देख लो ऑप्शन कौन से, सी यहाँ पे आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किस आचार्य ने बाल्यावस्था को अपरिपक्व धातु तथा विवर्धमान धातु अवस्था में विभक्त किया है। चरक चक्रपाणी, सुश्रुत, दलहन, कश्यप, वांग भट्ट। तो किस आचार्य ने बाल्यावस्था को अपरिपक्व धातु तथा विवर्धमान धातु अवस्था में विभक्त किया है। तो चरक तथा चक्रपाणी ने बाल्यावस्था को अपरिपक्व धातु तथा विवर्धमान धातु अवस्था में विभक्त किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 वर्ष का बालक कहलाता है क्षीरप, क्षीरन्नाद, अन्नाद, उपरोक्त कोई नहीं। तो 2 वर्ष का बालक क्या कहलाते हैं, तो 2 वर्ष का जो बालक है वो क्या कहलाता है आपका, क्षीरन्नाद कहलाता है, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक होता है, 16 वर्ष, 24 वर्ष, 34 वर्ष, 60 वर्ष। तो आचार्य कश्यप के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक होता है, इसका आंसर देना है।
तो आचार्य कश्यप के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक होता है? तो 34 वर्ष तक होता है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में किस दोष की प्रधानता होती है? वात, पित्त, कफ या त्रिदोष? तो बाल्यावस्था में किस दोष की प्रधानता होती है? वात, पित्त या त्रिदोष? वात, पित्त, कफ या त्रिदोष? तो कौन से दोष की प्रधानता होती है? कफ की प्रधानता होती है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक मानी गई है? ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 34 वर्ष तक। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं सीधा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होता है? तो सुश्रुत के अनुसार पूछा गया है। अष्टादश वर्ष तक, विंशति वर्ष तक, द्वादश वर्ष तक, चतुर्दश वर्ष तक? तो बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होता है आचार्य सुश्रुत अनुसार? एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा ना गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सुधार लेना। ये जो बाल्यावस्था है, ठीक है, ये आपका 59 वर्ष तक होती है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार क्या है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 59 वर्ष आएगा। सॉरी, 59 वर्ष तक आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, जो बाल्यावस्था है, ठीक है, 69 वर्ष, सॉरी 69 वर्ष तक आएगा। ठीक है, तो 69 वर्ष तक आपका क्या है, बाल्यावस्था है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी यहाँ पे आंसर जाएगा। 69 वर्ष जो है वो आपका क्या है, सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था बताया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तत्र तत्र बालम परिपक्व धातुम जात व्यंजनम सुकुमार, और जात व्यंजन सुकुमार क्लेशशः पूर्ण बलम, ये जो लक्षण है वो किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, मध्यावस्था, जीर्णावस्था, पहला और दूसरा? इसका आंसर देना है। तत्र बालम परिपक्व धातूनाम जात व्यंजन सुकुमार क्लेश सहम संपूर्ण बलम, यह जो लक्षण है किस अवस्था से संबंधित है? तो यह जो है बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। क्या जाएगा यहाँ पे, बाल्यावस्था से संबंधित है, पहला आंसर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बालक, कुमार तंत्र, बाल वेद, बाल तंत्र, शिशु रक्षा तंत्र, डॉक्टर वीवी आड़वाले, पृथ्वीमल्ल रावण, इसके अलावा कल्याण वैद्य। ये 4 ऑप्शन है आपके। कौन सा आंसर जाएगा?
नाउ देखो, तो आपके जो बाल कुमार तंत्र है उसका रचयिता कौन है? रावण है। ठीक है, कौन है? बाल कुमार तंत्र के रावण है। इसके अलावा बात करें बाल वेद के जो रचयिता है वो कौन है? तो बाल वेद के जो रचयिता है वो डॉक्टर वीवी अडवाले हैं। ठीक है, तो डॉक्टर वीवी अडवाले कौन है आपके? बाल वेद के रचयिता। फिर बाल तंत्र, तो बाल तंत्र के जो रचयिता हैं वो हैं आपके कल्याण वैद्य। तो बाल तंत्र के रचयिता कौन है? कल्याण वैद्य हैं। और शिशु रक्षा रत्न के रचयिता कौन है? तो शिशु रक्षा रत्न है ये। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके पृथ्वीमल। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये देख लो, ये ऑप्शन ए का फर्स्ट, सॉरी ए का थर्ड, और बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का 2 कौन सा है? फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, विभिन्न आचार्यों को कौमार भृत्य व अष्टांग आयुर्वेद में स्थान सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपके हैं चरक, सुश्रुत, वांगभट, प्रथम, द्वितीय, पंचम, षष्टम, ये आपको बताना है कौमार भृत्य का स्थान। तो देखो, चरक ने कौन से स्थान पे रखा है कौमार भृत्य को? 6वें स्थान पे रखा है। ठीक है, तो चरक ने कौन से स्थान पे रखा है? 6वें स्थान पे रखा है। इसके अलावा बात करें सुश्रुत, तो सुश्रुत ने क्या है? 5वें स्थान पे रखा है। तो सुश्रुत ने कौन से स्थान पे रखा है कौमार भृत्य को? तो 5वें स्थान पे रखा है। और आपके जो वांगभट है, तो वांगभट ने कौन से स्थान पे? द्वितीय स्थान पे रखा है। और कश्यप ने प्रथम स्थान पे रखा है। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन आपका मिलता है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, सी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग है अगेन। तो आचार्य हरित के अनुसार आयु वर्गीकरण का सही मेल कीजिए। बाल, युवा, मध्यम, वृद्ध, 16, 70 तक, 70 के ऊपर, 25 वर्ष तक। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये बताओ, हारित के अनुसार बताना है। तो देखो, बालावस्था कितना बोला है? 1 से 16 वर्ष तक बालावस्था बोला है। ठीक है, इसके बाद में आपका, सॉरी, पहला आपका क्या है? बालावस्था 16 वर्ष तक। ठीक है, तो 16 वर्ष तक आपका बालावस्था बोला है। इसके बाद में बात करें युवावस्था, तो युवावस्था जो है वो क्या है? 25 वर्ष तक युवावस्था बोला है। फिर मध्यम अवस्था कब तक बोले हैं? तो मध्यम अवस्था आपका 70 वर्ष तक हरित ने बोले हैं। और वृद्धावस्था 70 वर्ष के ऊपर को वृद्धावस्था बोले हैं। तो देख लो ये ऑप्शन कहाँ पे आपका वेरी करता है। क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य पराशर के अनुसार कन्या अवस्था का सही मेल कीजिए। तो वही 2 आपके कॉलम दिए गए हैं, कन्या अवस्था का सही मेल करना है। तो गौरी, रोहिणी, कन्या, राजस्वला। ठीक है, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष तक या 10 वर्ष से ऊपर, ये आपको मेल करना है।
सही आंसर आपको बताना है। किसके अनुसार? पराशर के अनुसार। तो पराशर ने देखो, अगर अपन देखें पराशर के अनुसार अपन देखें तो गौरी कितने वर्ष तक बोलते हैं? 8 वर्ष तक अपन क्या बोलते हैं? गौरी बोलते हैं। फिर रोहिणी कब तक बोला जाता है? तो रोहिणी जो है वो 10 वर्ष के ऊपर को क्या बोलते हैं? रोहिणी बोलते हैं। फिर कन्या किसको बोला जाता है? तो कन्या जो है वो आपका 9 वर्ष तक कन्या बोलते हैं। और राजस्वला कब बोला जाता है? तो 10 वर्ष तक जो है वो राजस्वला बोला जाता है। सॉरी 10 वर्ष के ऊपर तक राजस्वला बोलते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट। पहला आपका गौरी कब बोलेंगे? 8 वर्ष तक अपन गौरी बोलेंगे, ठीक है। रोहिणी कब बोलेंगे? तो रोहिणी जो है वो आपका 10 वर्ष के 10 वर्ष बोलता हूँ, 9 वर्ष तक अपन क्या बोलेंगे? रोहिणी बोलेंगे। कन्या अपन 10 वर्ष तक बोलेंगे और राजस्वला 10 वर्ष के ऊपर तक बोलेंगे, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। तो गौरी 8 वर्ष तक ही, रोहिणी 9 वर्ष तक ही, कन्या अपन 10 वर्ष तक और राजस्वला 10 वर्ष के ऊपर तक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? वही 1 2 3 4 वैसे ही सिमिलर ही मिला हुआ है, तो देख लो। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, ओके। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है। सुश्रुत के अनुसार अपने को सही मेल करना है। क्षीरप, ठीक है, क्षीरप हो गया, इसके अलावा क्षीरन्नाद हो गया, अन्नाद हो गया, संपूर्णता हो गया। वर्ष यहाँ पे 30-40 वर्ष, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 2 से 16 वर्ष तक। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, इसका मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है, मैच करते चलना। तो क्षीरप कब तक बोलते हैं? क्षीरप कब तक बोला जाता है? तो क्षीरप जो है वो 1 वर्ष तक अपन क्या बोलते हैं? क्षीरप बोलते हैं, ठीक है। क्षीरन्नाद कब तक बोला जाता है? तो क्षीरन्नाद जो है वो हम लोग 2 वर्ष तक उसे क्या है? क्षीरन्नाद बोलते हैं बच्चे को। फिर अन्नाद कब बोला जाता है? तो 2 से लेकर के 16 वर्ष तक उसे क्या बोला जाता है? अन्नाद बोला जाता है। फिर संपूर्णता कब बोलते हैं? तो 30 से 40 वर्ष तक उसे संपूर्णता बोला जाता है, ठीक है। तो देख लो अब यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग में से कौन सा आंसर आपका जाएगा? तो थर्ड ही आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला गया है? तो उदक पात्रे च द्युमान उदकम वेति, यह लक्षण किस प्रकार के स्तन्य को सूचित करते हैं? वात दूषित, पित्त दूषित, कफ दूषित, स्तन्य संपत। तो उदक पात्रे च द्युमान मुंदकम वेति किस प्रकार के स्तन्य का लक्षण है? इसका आंसर आपको देना है। किस प्रकार के स्तन्य दुष्टि का लक्षण है? उदक पात्रे च द्युमान उदकम वेति, यह लक्षण किस प्रकार के स्तन्य को सूचित करता है? तो उदक पात्रे च द्युमान मुंदकम वेति, यह जो है आपका स्तन्य संपत का लक्षण है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4th आंसर जाएगा यहाँ पे। इसका लक्षण है, ये स्तन्य संपत का लक्षण है, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्टांग हृदय अनुसार। अष्टांग हृदय अनुसार स्तन्य का सामान्य प्रमाण कितना होता है? 4 अंजलि, 2 अंजलि, अर्ध अंजलि, 1 अंजलि। तो अष्टांग हृदय अनुसार कितना होता है स्तन्य का प्रमाण? तो अष्टांग हृदय अनुसार कितना होता है? 2 अंजलि होता है, ठीक है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तन्य को प्राणायतन किस आचार्य ने कहा है? भेल, सारंगधर, सुश्रुत, चरक। तो स्तन्य को प्राणायतन किस आचार्य ने कहा है? इसका आंसर देना है आपको। तो भेल, सारंगधर, सुश्रुत, चरक, किसने कहा है स्तन्य को प्राणायतन? तो आचार्य जो भेल है, ठीक है, मैच करते चलो। आचार्य जो भेल है उन्होंने क्या है स्तन्य को प्राणायतन कहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? भेल। ठीक है, आचार्य जो भेल है उन्होंने क्या है स्तन्य को प्राणायतन कहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? भेल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार शुद्ध स्तन्य का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अव्यवर्ण, तंतुमल, पांडुरम, प्रसन्न। तो सुश्रुत मतानुसार शुद्ध स्तन्य का लक्षण नहीं है तंतुमल जो है वो आपका क्या है? लक्षण नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यत मुदके क्षिप्ते मेकी भवती पांडुरम। यह किसका विशिष्ट लक्षण है? ओज, शुद्ध आर्तव, दूषित आर्तव, शुद्ध स्तन्य। तो यत मुदके क्षिप्तम एकी भवती पांडु, ये मेती है, ठीक है। भवती क्षिप्तम एकी भवती पांडु, यह किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह जो है शुद्ध स्तन्य का विशिष्ट लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा? शुद्ध स्तन्य। फोर्थ आंसर जाएगा। तो मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य हारित मतानुसार पंचक्षीरी दोषों में निम्न सम्मिलित नहीं है? मृदु क्षीर, अम्ल क्षीर, क्षार क्षीर, अल्प क्षीर। तो आचार्य हरित अनुसार पंचक्षीरी दोष में निम्न सम्मिलित नहीं है? मृदु क्षीर, अम्ल क्षीर, क्षार क्षीर, अल्प क्षीर। तो आचार्य हरित अनुसार पंचक्षीरी दोष में आपका मृदु क्षीर जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में छाम स्वर किस दोष से दूषित स्तन्य के सेवन से होता है? वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। इसका आंसर आपको देना है। तो छाम स्वर किस दोष के दूषित स्तन्य के सेवन से होता है बालकों में? छाम स्वर, तो वात दोष से दूषित स्तन्य के कारण होते हैं बालकों में छाम स्वर। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक मतानुसार निम्न दोषों से दूषित स्तन्य लवण अनुरस हो जाता है? वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। तो कौन से दोष से दूषित जो स्तन्य है वो लवण अनुरस वाला हो जाता है? तो कफ दोष से दूषित जो स्तन्य है वो क्या है? लवण अनुरस वाला हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? कफ दोष आंसर जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। कफ दोष। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार दुर्गंधित स्तन्य पान से कौन सा रोग उत्पन्न होता है?
कार्य, हृदरोग, पांडुकामला, अतिसार। तो आचार्य चरक अनुसार दुर्गंधित स्तन्यपान से कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं? सॉरी, स्तन्यपान से कौन सा उत्पन्न होता है? ठीक है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आचार्य चरक अनुसार दुर्गंधित स्तन्यपान से पांडु व कामला रोग की उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षेण च विवर्धते, यह प्रभाव किस प्रकार के स्तन्य सेवन का है? फेन संगात, वीरस, दुर्गंधित, रुक्ष। तो कृच्छेण च विवर्धते, यह प्रभाव किस प्रकार के स्तन्य का है? इसका आंसर आपको देना है। तो कृच्छेण च विवर्धते प्रभाव किस प्रकार के स्तन्य सेवन का है? तो कृच्छेण च विवर्धते प्रभाव, यह जो है आपका वीरस प्रकार के स्तन्य सेवन का है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लवेत प्लवेत अंबसी लक्षण है स्तन्य दुष्टि का? वातिक, पैत्तिक, कफज या त्रिदोषज। तो प्लवते अंबसी लक्षण है कौन से स्तन्य दुष्टि का? तो वातिक स्तन्य दुष्टि का लक्षण है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टांग संग्रह के अनुसार किस वर्ण का स्तन्य हृदय का उद्दीपन करता है? ताम्र वर्ण का, तंतु वर्ण का, रक्त वर्ण का, पित्त वर्ण का। अष्टांग संग्रह के अनुसार किस वर्ण का स्तन्य हृदय का उद्दीपन करते हैं? इसका आंसर देना है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार ताम्र वर्ण का जो स्तन्य है वो हृदय का क्या है? उद्दीपन करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ताम्र वर्ण, पहला आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार दंतोद्भेद का प्रशस्त काल क्या है? पंचम मास, षष्टम मास, सप्तम मास, अष्टम मास। इसका आंसर देना है आपको। तो आचार्य कश्यप के अनुसार दंतोद्भेद का प्रशस्त काल है, कौन सा काल है दंतोद्भेद का? तो अष्टम मास जो है वो दंतोद्भेद का प्रशस्त काल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। कौन सा प्रशस्त काल है? फोर्थ आंसर आएगा, यानी कि 8th मंथ। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतोद्भेद का विलंबित अथवा अभाव होना किस दोष दुष्टि से संबंधित है? रक्त, वात, पित्त, कफ। तो दंतोद्भेद का विलंबित होना अथवा अभाव होना किस दोष दुष्टि से संबंधित है? तो यह जो है आपका वात दोष दुष्टि से संबंधित है। किससे संबंधित है? वात दोष दुष्टि से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे श्लोक है, क्या बोला गया है?
यवन मासस्य यो जातस्त्व द्वय जातस्त्व द्वयवर्षस्य स द्विज पतति प्रायशो अष्टानाम तेषा पूर्वसु संभवा। श्लोक किस प्रसंग में बताया गया है? कर्णवेधन सिद्धांत, दंतजन एवं पातकाल सिद्धांत, चूड़ाकर्म, जात कर्म। तो इसके विषय में बताना है आपको। किसके संबंध में यह जो कथन है वो बताया गया है? तो यवन मासस्य यो जातस्य वद वर्षस्य सद्विजा प्रतति प्रायशो अष्टानाम तेसा पूर्वेषु संभव। यह जो कथन है वो आपका दंत जन्म एवं पातन काल सिद्धांत से संबंधित है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टांग हृदय कार ने दंतोद्भेद विलंब होने पर कौन सा निर्देश दिया है? यष्टि मधु चूर्ण व घृत का, त्रिफला चूर्ण मधु का, पिपली चूर्ण मधु का, आम्लकी चूर्ण मधु का। तो अष्टांग हृदय कार ने दंतोद्भेद विलंब होने पर किसका निर्देश दिया है? तो किसका निर्देश दिया है? पिपली चूर्ण व मधु का निर्देश दिया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सकृत जात दांतों की संख्या है 32, 24, 8, 18। तो सकृत जात दांतों की संख्या है, तो सकृत जात दांतों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंध्यन मलिष्ठा यह किस प्रकार के दांत का लक्षण है? तो अंध्यन मलिष्ठा यह किस प्रकार के दांत का लक्षण है? सामुद्र, संवंत, विवृत, इसके अलावा दंत संपत। तो अध्यंत मलिष्ठा यह किस प्रकार के दांत का लक्षण है? तो यह संवंत प्रकार के जो दांत है उसका लक्षण है। सॉरी, संवृत प्रकार के दांत का लक्षण है। ठीक है, तो ये संवृत ही है, सुधार लेना, संवृत है। ठीक है, सुधार लेना आप लोग। ठीक है, संवृत है। तो संवृत प्रकार के दांत का लक्षण है यह। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतोद्भेद गदांतक रस का भावना द्रव्य है? गोदुग्ध, गोमूत्र, घृत कुमारी स्वरस, निम्ब पत्र स्वरस। बताओ। दंतोद्भेद गदांतक रस का भावना द्रव्य है? तो दंतोद्भेद गदांतक रस का भावना द्रव्य कौन सा है आपका? गोदुग्ध है। ठीक है, मैच करते चलो। गोदुग्ध आंसर क्या जाएगा? भावना द्रव्य दंतोद्भेद गदांतक रस का गोदुग्ध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकृत जात दंत
जन्म के उपरांत कितने बार उत्पन्न होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो सकृत जात दंत जन्म के उपरांत कितने बार उत्पन्न होते हैं? तो 1 बार उत्पन्न होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप एवं वांगभट्ट के अनुसार दंत का निषेचन क्रमशः किस धातु से होता है? रस व रक्त, रक्त व अस्थि, रक्त व अस्थि मज्जा, अस्थि व मज्जा। तो कश्यप व वांगभट्ट के अनुसार दंत का निषेचन क्रमशः किससे होते हैं? तो रक्त एवं अस्थि मज्जा से होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक सूत्र 5/80 के अनुसार दंतों को दृढ़ करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं? स्नेह कवल, स्नेहन कवल, स्नेहन गंडूस, अंजन, कोई नहीं। तो दांतों को दृढ़ करने के लिए उपयुक्त उपाय कौन से हैं? तो स्नेहन गंडूस। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आचार्य कश्यप ने विकृत दंतोत्पत्ति में निम्न में से कौन सा उपचार बताया है? ऑप्शन ए है स्थालीपाक, प्रजातीय इष्ट। ऑप्शन बी है मारुति इष्टि यज्ञ। ऑप्शन सी है रुद्र पूजा और ऑप्शन डी है बलि होम। तो कश्यप ने विकृत दंतोत्पत्ति में निम्न में से कौन सा उपचार बताया है? तो आचार्य कश्यप ने विकृत दंतोत्पत्ति में मारुति इष्ट यज्ञ बताया है। ठीक है, तो मारुति इष्ट यज्ञ जो है वो करना चाहिए, ये बताया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। मारुति इष्ट यज्ञ कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग सामान्यतः दंतोद्भेद के कारण नहीं होता? ज्वर, विसर्प, श्वास, कास, राज्यक्षमा। तो निम्न में से कौन सा रोग दंतोद्भेद के कारण उत्पन्न नहीं होता? इसका आंसर आपको देना है। तो कौन सा रोग जो है वो दंतोद्भेद के कारण उत्पन्न नहीं होता? तो बिल्कुल राज्यक्षमा जो है वो आपका दंतोद्भेद के कारण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थूण शब्द का प्रयोग कश्यप आचार्य ने किया है मल के लिए, धातु के लिए, दोष के लिए, ए और बी दोनों। तो स्थूण जो शब्द है उसका प्रयोग आचार्य कश्यप ने किया है, किसके लिए किया है? स्थूण शब्द का प्रयोग आचार्य कश्यप ने, तो स्थूण जो शब्द है उसका प्रयोग आचार्य कश्यप ने दोष के लिए किया है। ठीक है, दोषों के लिए क्या है? स्थूण जो शब्द है उसका प्रयोग किया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार वृद्धावस्था की वय सीमा है 70 वर्ष उपरांत, 60 वर्ष उपरांत, 50 वर्ष उपरांत या 30 वर्ष उपरांत। तो सुश्रुत अनुसार वृद्धावस्था की वय सीमा है तो कितना है सुश्रुत अनुसार? तो 70 वर्ष उपरांत है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अति ऊर्ध्व, न अति लंब, न अति कृश ये गुण संबंधित हैं स्तन्य से, नाभिनाल से, पट्टबंधन से, स्तन से। तो न अति ऊर्ध्व, न अति लंब, न अति कृश, यह गुण किससे संबंधित है?
तो यहाँ जो है स्तन से संबंधित है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार यौवन अवस्था कितने वर्ष तक होती है? 1 से 16 वर्ष तक, 16 से 34 वर्ष तक, 34 से 70 वर्ष तक, 70 वर्ष के ऊपर। आचार्य कश्यप के अनुसार यौवन अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो आचार्य कश्यप के अनुसार यौवन अवस्था 16 से 34 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है यौवन अवस्था? 16 से 34 वर्ष तक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बाल रोग विषय से संबंधित है? कश्यप संहिता, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, उपयुक्त सभी। तो कौन सा तंत्र जो है वो बाल रोग से संबंधित है? तो क्या है, कश्यप संहिता भी है, प्रवर्तक तंत्र भी है, बंधक तंत्र भी है। तो फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की क्षीरप क्षीरन्नाद अन्नाद अवस्था का वर्णन किसने किया है? सुश्रुत, चरक, वाग्भट, कश्यप। किसने किया है क्षीरप क्षीरन्नाद अन्नाद अवस्था का वर्णन? तो सुश्रुत ने किया है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या कश्यप संहिता का वैशिष्ट्य नहीं है? वेदना अध्याय, लेहन अध्याय, आहार को भेषज कहना, त्रिसम गुटिका का वर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विशिष्टता के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो, वेदना अध्याय, लेहन अध्याय विशिष्टता है कश्यप संहिता का। आहार आहार को महाभेषज बोला है, ये भी विशिष्टता है। त्रिसम गुटिका का वर्णन किया है, ये भी विशिष्टता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, सभी जो है विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं। तो फोर्थ आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार भृत्यानाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। यह संदर्भ है चरक का, सुश्रुत का, हारित का, कश्यप का। इसका संदर्भ है कुमार भृत्यानाम कुमार भरण धात्री, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान च व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो यह जो है आचार्य सुश्रुत का संदर्भ है। ठीक है, इसका है, सुश्रुत का है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घृतपानम प्रथमतः सस्येत स्तन कीलके। यह स्तन कीलक की चिकित्सा बताने वाला वचन किस आचार्य का है? कश्यप, सुश्रुत, हारित, चक्रपाणि। तो घृतपानम प्रथमतः सस्येत स्तन कीलके, यह स्तन कीलक की चिकित्सा बताने वाला वचन किस आचार्य का है? तो यह जो कथन है वो आचार्य कश्यप का है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालानाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सम। कौमारभृत्य की यह परिभाषा किस आचार्य द्वारा दिया गया है? चरक, हारित, वाग्भट, सुश्रुत। तो बालानाम रोग शमनी क्रिया बाल चिकित्सा, यह जो परिभाषा है वो किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? तो यह जो है आचार्य हारित के द्वारा दिया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप ने किस प्रकार के सत्व का विशेष वर्णन किया है? राक्षस, सर्प, यक्ष, पैशाच। तो आचार्य कश्यप ने किस प्रकार के सत्व का विशेष वर्णन किया है? तो आचार्य कश्यप ने यक्ष सत्व का विशेष वर्णन किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठभंगे विडाला नाम वहिर्णाच शिखोद्गमे। यह श्लोक किसके संदर्भ में है? दंतोद्भेद के, स्तनपान के, स्तन्य उपनयन के, पुत्रेष्ठी यज्ञ के। तो पृष्ठभंगे विडाला नाम बहिर्णाच शिखोद्गमे, यह जो है आपका दंतोद्भेद के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर, इसके संदर्भ में बताया गया है। तो यह जो है आपका दंतोद्भेद के संदर्भ में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथाम्लक मात्रम तु परम विद्यन्नम विधेयेत। यह औषध मात्रा किस आचार्य द्वारा बताई गई है? सुश्रुत, कश्यप, हारीत, चक्रपाणि। तो अथम आम्लक मात्रा तु परम विद्यन्नम विधेयेत, यह औषध मात्रा किस आचार्य द्वारा बताया गया है? तो यह जो औषध मात्रा है वो आचार्य कश्यप के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कश्यप, बी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टा केनाई दांत की संख्या होती है? 2, 4, 10, 6। कितना होते हैं? तो 4 होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार बालिका की तुलना में बालक में दंतोद्भेद अधिक विलंब और कठिन क्यों होता है? दीर्घ और घन दंत, दीर्घ और तीक्ष्ण दंत, घन और स्थिर दंत, सुशीर और मृदु दंत। सॉरी, हाँ ये बताओ, किस कारण से जो है कश्यप के अनुसार किस कारण से बालकों की तुलना में बालिका की तुलना में बालकों में दंतोद्भेद अधिक विलंबता और कठिनता से होता है? तो दीर्घ और घन दंत होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य वैरस्य का कारण बनने वाला दोष है? वात, पित्त, कफ, उपरोक्त कोई नहीं। तो स्तन्य वैरस्य का कारण होने वाला जो दोष है वो कौन सा है? तो वात दोष है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? वात दोष, फर्स्ट आंसर। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ, बाल और कौमार वर्गीकरण किस आचार्य द्वारा किया गया है? चरक, भेल, हारीत, कश्यप। तो गर्भ, बाल और कौमार वर्गीकरण किस आचार्य द्वारा किया गया है? तो किस आचार्य द्वारा किया गया है यह वर्गीकरण? तो कश्यप के द्वारा किया गया है। क्या आंसर जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में परिपक्व व अपरिपक्व धातु का वर्णन किस आचार्य ने किया है? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इसके अलावा आपका संग्रह। तो बाल्यावस्था में परिपक्व व अपरिपक्व धातु का वर्णन किस आचार्य ने किया है?
तो परिपक्व अपरिपक्व धातु का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, परिपक्व अपरिपक्व धातु का वर्णन किसने किया है? आचार्य चरक ने किया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका बोला गया है मातृ स्तन्य का अनुरस होता है मधुर कसाय, कटु, तिक्त, कसाय। तो मातृ स्तन्य का अनुरस कैसा होता है? तो मातृ स्तन्य का जो अनुरस होते हैं कैसा होता है? कषाय होता है। अनुरस बोला गया ना, तो कषाय होगा। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या अवभाष स्तन्य का वर्णन इस आचार्य ने किया है। किस आचार्य ने किया है? तो संख्या अवभाष स्तन्य का वर्णन किस आचार्य ने किया है? सुश्रुत ने किया है, वांगभट्ट ने किया है, चरक ने किया है, कश्यप ने किया है। किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य सुश्रुत ने जो है संख्या अवभाष स्तन्य का वर्णन किया है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, सुश्रुत ने किया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मातृदुग्ध स्तन्य अभाव द्रव्य का प्रतिनिधि दुग्ध कौन सा है? हस्ती क्षीर, छाग क्षीर, महिष क्षीर, कोई नहीं। तो निम्न में से मातृदुग्ध का प्रतिनिधि दुग्ध कौन सा है? तो कौन सा है आपका? छाग क्षीर जो है वो प्रतिनिधि दुग्ध है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुग्ध शिशु के शरीर को अप्राकृतिक वर्ण युक्त उष्ण अति तृष्णा व अतिसार से ग्रसित करता है? वैवर्ण, वैरस्य, पिच्छिल, गुरु। तो किस प्रकार का दूध शिशु को अप्राकृतिक वर्ण युक्त उष्ण अति तृष्णा व अतिसार से ग्रसित करता है? तो वैवर्ण जो दुग्ध है वो इस प्रकार का जो है प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? वैवर्ण। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करो। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार 1 वर्ष से कम आयु के बालक हेतु औसत प्रमाण क्या है? यव मात्रा, विडंग मात्रा, मुग्ध मात्रा, कोल मात्रा। तो कश्यप के अनुसार 1 वर्ष से कम आयु वाले बालक हेतु औषध का प्रमाण क्या है? इसका आंसर आपको देना है। तो विडंग मात्रा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार शिशु में स्नेह की मात्रा का सही मेल कीजिए। यहाँ पे आपका मास दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मात्रा है वो दिया गया है, जैसे प्रथम मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, पंचम व छठवें मास, आर्द्र आम्लक, शुष्क आम्लक, द्विआम्लक, द्विकोल और आपका कोलसम। तो इसका आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो प्रथम मास होते हैं, प्रथम मास होते हैं, ठीक है, तो प्रथम मास में हम लोग क्या करते हैं? तो प्रथम मास में अपन कोल सम जो है औषध को स्नेह की मात्रा देते हैं। ठीक है, तो प्रथम मास में अपन कोल सम देते हैं। जो फोर्थ आंसर है वो आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जब तीसरा मास होते हैं, तो तीसरे मास में हम लोग क्या है? द्विकोल के बराबर देते हैं। ठीक है, तो द्विकोल के बराबर तीसरे मास में। चतुर्थ मास में अपन क्या है? तो चतुर्थ मास में शुष्क आम्लक के बराबर देते हैं, और आपका 5वें से 6वें मास में आर्द्र आम्लक के बराबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही 2 कॉलम है, ठीक है। नवजात के सामान्य रोग यहाँ पे बताए गए हैं। पहला यहाँ पे आपका दिया गया है कॉमनेस्ट इमरजेंसी न्यूबॉर्न, कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी, कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ हेमेटमेसिस, कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ हिमोप्टेसिस, सॉरी हाँ हिमोप्टेसिस, और ल्यूकेमिया हो गया, रिसक्सीटेशन हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, और एक्यूट डियोडिनल अल्सर हो गया। तो इसको आपको मिलाना है। तो देखो बात करते हैं जैसे कि कॉमनेस्ट इमरजेंसी इन न्यूबॉर्न। क्या होता है कॉमनेस्ट इमरजेंसी जो है न्यूबॉर्न में? क्या कराते हैं अपन लोग? रिसक्सीटेशन कराते हैं ना। कॉमनेस्ट इमरजेंसी है हर न्यूबॉर्न में। तो क्या आ जाएगा उसका? पहला का रिसक्सीटेशन, ठीक है। कॉमनेस्ट इमरजेंसी कौन सा है आपका? रिसक्सीटेशन। फिर आपका आता है कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी। तो कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी क्या है आपका? ल्यूकेमिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ हिमेटेसिस। तो हिमेटेसिस का कॉमनेस्ट कॉजेस क्या है आपका? तो एक्यूट डियोडिनल जो अल्सर है वो आपका हो जाएगा। और कॉमनेस्ट बिकॉज ऑफ हिमोप्टेसिस, तो वो क्या है आपका? निमोनिया है, ठीक है। तो देख लो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार स्तन्य के प्रकारों का शिशु पर प्रभाव से मिलान करें। तैल वर्ण स्तन्य, घृत वर्ण स्तन्य, धूम वर्ण स्तन्य, मधुर रस युक्त स्तन्य, बलवान, यशस्वी, ऐश्वर्य युक्त, इसके अलावा मूत्र विट बाहु। तो इसका आपका आंसर देना है। देखो तैल युक्त, इसका भी मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, मैच करते चलना, ठीक है। जो तैल वर्ण जो स्तन्य होता है, तो तैल वर्ण जो स्तन्य होते हैं उसको, तैल वर्ण जो स्तन्य होता है वो आपका क्या है? बलवान, ठीक है। इसके अलावा घृत वर्ण जो स्तन्य होता है, तो घृत वर्ण जो है इस ऐश्वर्य युक्त होता है, ठीक है। फिर है आपका धूम वर्ण स्तन्य। तो धूम वर्ण जो स्तन्य होते हैं वो क्या करता है? तो धूम वर्ण जो स्तन्य होता है वो आपका यशस्वी होते हैं। और मधुर रस युक्त जो स्तन्य होते हैं, तो मधुर रस युक्त जो स्तन्य हैं वो है आपका मूत्र विड़ बाहु, ठीक है। तो मूत्र विड़ बाहु। तो देख लो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 का, अगेन मैच द फॉलोइंग है। जो आपका क्षीण दोष है उसको सही मिलान करना है। फेन संघात, रुक्ष, रुक्षता, दौर्गंध्यता, गुरुता, फिर वातिक शिर रोग, पांडु, हृदय रोग, इसके अलावा लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? बलहासो। तो इसको भी मैं सीधा सीधा ये बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फेन संघात के कारण क्या होते हैं, तो फेन संघात के कारण आपका जो ये बोल सकते हैं वातिक सिर रोग होता है। तो फेन संघात के कारण वातिक सिर रोग होगा। रुक्षता के कारण क्या है? बल का हासो होता है। तो रुक्षता के कारण बल का हासो होता है। और दौर्गंध्य के कारण पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार गुरुता के कारण क्या होता है? तो गुरुता के कारण हृदय रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर मैच द फॉलोइंग ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके आचार्यों का नाम दिया गया है और दंतो उत्पत्ति का जो भेद है उससे सही मेल करना है। तो वांग भट्ट, माधव कश्यप, ठीक है, रक्त पित्त और अस्थि मज्जा। तो इसको भी मैं आंसर बता ही देता हूँ, ठीक है।
कि जो आचार्य जो वांग भट्ट हैं, तो वांग भट्ट के अनुसार अपन देखें तो वांग भट्ट ने पहला जो है आपका, वांग भट्ट ने क्या है, अस्थि मज्जा दंतोत्पत्ति बताए हैं, अस्थि मज्जा से। और जो माधव है उन्होंने पित्त से बताया है, और कश्यप ने रक्त से बताया है। ठीक है, तो कश्यप ने रक्त से बताया है, माधव ने पित्त से बताया है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पहला आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि शिशु को पोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया को जात कर्म कहा जाता है। दूसरे स्टेटमेंट दिया गया है जात कर्म में शिशु को सेंधा और घृत चटान कर वमन कराते हैं। तो दोनों कथन सत्य, दोनों कथन असत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य। पहला असत्य, दूसरा सत्य। इसका आंसर देना है आपको। तो देखो, शिशु को पोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया को जात कर्म कहते हैं। तो पहला कथन तो सत्य है, पोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया को जात कर्म कहते हैं। जात कर्म में शिशु को सेंधा व घृत चटाकर वमन कराया जाता है, तो ये गलत कथन है। पहला कथन सत्य है, पर दूसरा कथन क्या है आपका, असत्य है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन दो स्टेटमेंट है। अष्टांग के अनुसार उल्व परिमार्जन हेतु सैंधव व घृत का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आपके स्टेटमेंट है, अष्टांग के अनुसार नाभि नाल कर्तन के बाद में कुष्ठ तेल का परिषेक किया जाता है। तो दोनों कथन सत्य, दोनों गलत। पहला सत्य, दूसरा सत्य। पहला असत्य, दूसरा सत्य। तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखो, अष्टांग हृदय के अनुसार उल परिमार्जन हेतु सेंधा व घृत का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। अष्टांग के अनुसार नाभिनाल कर्तन के बाद में कुष्ठ तैल का परिषेक किया जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो दोनों कथन क्या है आपके, सही है। आंसर क्या आ जाएगा? दोनों कथन सत्य। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। फिर से दो स्टेटमेंट है। कश्यप के अनुसार हानव्य दंत टूटने पर व्यक्ति हानव्य दंत टूटने पर व्यक्ति श्राद्ध योग्य नहीं रहता। ऑप्शन सेकंड है आपका, सेकंड स्टेटमेंट है, कश्यप के अनुसार हानव्य दंत की संख्या 20 है। तो इसका आंसर आपको देना है। वही चार ऑप्शन है आपके, कौन सा आपका आंसर सही रहेगा? तो यहाँ पे अपन देखें, ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि हानव्य दंत कश्यप के अनुसार हानव्य दंत टूटने पर व्यक्ति श्राद्ध योग्य नहीं रहता, तो यह कथन गलत है। और हानव्य दंत की संख्या 20 है, यह कथन सही है। तो पहला जो है वो असत्य है, दूसरा सत्य है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दो स्टेटमेंट है। कश्यप के अनुसार शिशु के रक्षा कर्म के लिए कश्यप के अनुसार शिशु के रक्षा कर्म हेतु तंडुल तंडुल वली नामक होम बताया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, सुश्रुत के अनुसार रक्षा कर्म हेतु रक्षोघ्न धूम किया जाता है। वही चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर ढूंढना है। तो देखो, कश्यप के अनुसार शिशु में रक्षा कर्म हेतु तंडुवली नामक होम बताया गया है, तो ये कथन गलत है। सुश्रुत ने रक्षा कर्म हेतु रक्षोघ्न धूम का वर्णन किया है, तो ये कथन सही है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु ने नाभिनाल कर्तन के संदर्भ में सत्य कथन है। चरक के अनुसार कर्तन 8 अंगुल पर होना चाहिए। सेकंड है आपका, कर्तन हेतु स्वर्ण रजत लौह से बनी अर्ध धार शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड कथन है, अष्टांग के अनुसार सूत्र से बांधकर
कंठ में लटका देना चाहिए। फोर्थ है आपका अष्टांग संग्रह के अनुसार गुंडा यहाँ पे आपका बोला गया है गुड़ अम्बसा लेप का प्रयोग करना चाहिए। और फिफ्थ है आपका सुश्रुत के अनुसार कर्तन 4 अंगुल पर करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है, पहला तीसरा सत्य। तो इसका भी अपन सीधा आंसर देखते हैं। शिशु के अनुसार नाभिनाल कर्तन से संबंधित जो सही कथन है वो कौन से है? तो देखो, पहला कथन बोला गया है चरक के अनुसार 8 अंगुल पर कर्तन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, पहला तो कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोला गया है कर्तन हेतु स्वर्ण रजत लौह से बनी अर्धधार शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी कहीं कथन बिल्कुल सही है। तीसरा आपका बोला गया है कि अष्टांग के अनुसार सूत्र से बांधकर कंठ में लटका देना चाहिए, तो ये कथन गलत है, ठीक है। फिर फोर्थ बोला गया है कि अष्टांग के अनुसार गुड़ अम्बसा का लेप करना चाहिए, तो ये भी कथन सही है। फिर सुश्रुत के अनुसार बोला गया है 4 अंगुल पर करना चाहिए, तो 4 अंगुल पर नहीं बोला है सुश्रुत ने। तो पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा और पांचवा असत्य है। तो देख लो ऑप्शन, पहला दूसरा और चौथा सही, तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है, तीसरा और पांचवा असत्य है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। हाँ, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला बोला गया है 16 संस्कार में से 5 संस्कार कुमारों में होते हैं। कश्यप के अनुसार अन्नप्राशन से पहले फल प्राशन किया जाना चाहिए, बताओ। तो देखो यहाँ पे अपन देखें तो पहला कथन गलत है, ठीक है। 16 संस्कार में 5 संस्कार कुमारों में करना चाहिए, तो पहला कथन गलत है। दूसरा बोला है कश्यप के अनुसार अन्नप्राशन से पहले फल प्राशन करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 2 स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया सुश्रुत अनुसार कर्ण वेधन रक्षा हेतु होता है। सेकंड स्टेटमेंट है कर्ण वेद कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। दोनों सत्य दोनों असत्य, पहला सत्य दूसरा सत्य, पहला सत्य दूसरा सत्य। तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखो, सुश्रुत के अनुसार कर्ण विधन रक्षा हेतु होता है, तो पहला कथन तो सत्य है, ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है कर्ण वेधन कृष्ण पक्ष में करना चाहिए, तो दूसरा जो है वो असत्य कथन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला सत्य दूसरा असत्य, तो थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया बहल कर्णपाली में सूची और तनु कर्णपाली में सूची प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो बहल कर्णपाली में सूची तथा तनु कर्णपाली में सूची का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका बोला गया है, ये सुश्रुत के अनुसार है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। ये सुधार लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस करके। सुश्रुत संहिता के अनुसार है ये। तो सुश्रुत के अनुसार अपन देख रहे हैं, ठीक है। कर्ण वेधन देवकृत छिद्र में किया जाता है, तो कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शन है। देखो, बहल आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपन देख रहे हैं, तो बहल कर्णपाली में सूची और तनु कर्णपाली में सूची का प्रयोग करते हैं, तो ये कथन गलत है। कर्ण वेधन देवकृत छिद्र में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो 86 का आपका आंसर जाएगा पहला गलत दूसरा सही, ठीक, फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णपाली की लोहितक का सीरा के वेधन होने से उत्पन्न उपद्रव्य है। तो कर्णपाली की लोहितिका सीरा के वेधन के विध होने से उत्पन्न उपद्रव्य है।
मन्न स्तंभ, अपतानक, शिराशूल, कर्णशूल। 4 ऑप्शन है आपके, पहला दूसरा सत्य, दूसरा चौथा असत्य। ये सीधा ही अपन देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कर्णपाली जो है लोहितिका नाम की जो सिरा है, ठीक है, कर्णपाली की लोहितिका नाम की जो सिरा है उसका विद्ध होने से कौन सा जो है उपद्रव उत्पन्न होता है। तो कौन सा उपद्रव उत्पन्न होता है, तो आपका मन्य स्तंभ उत्पन्न होता है और आपका सिराशूल उत्पन्न होता है। अब तंत्रक व कर्णशूल उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको रुको, मन्य स्तंभ उत्पन्न होते हैं और आपका कर्णशूल उत्पन्न होता है। हाँ, मन्य स्तंभ और कर्णशूल यह दोनों उत्पन्न होते हैं। अब तंत्रक और शिराशूल उत्पन्न नहीं होता है, कर्णशूल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो मन्य स्तंभ और कर्णशूल ये दोनों उत्पन्न होंगे, लेकिन अब तंत्रक और शिराशूल ये उत्पन्न नहीं होगा। तो पहला और चौथा सत्य होगा, दूसरा और तीसरा असत्य होगा। तो देख लो, ऑप्शन देख लेते हैं अपन, पहला और चौथा सत्य, दूसरा और तीसरा सत्य। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार कर्णवेधन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुश्रुत के अनुसार कर्णवेधन के संबंध में सत्य कथन है। पहला आपका बोला गया है कि रक्षा हेतु कर्णवेधन आवश्यक है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में कर्णवेधन करना चाहिए। दैवकृत जो छेद है उसमें कर्णवेधन उपयुक्त है। इसके अलावा बहल कर्णपाली हेतु मोटी सूची का प्रयोग करना चाहिए। तनु कर्णपाली हेतु सूक्ष्म सूची का प्रयोग करना चाहिए। इसका आपको आंसर देना है। सत्य कथन कौन से है? 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, रक्षा हेतु कर्ण विधान आवश्यक है, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा बोला गया शुक्ल पक्ष में कर्ण वेधन करना चाहिए, तो ये कथन असत्य है, ठीक है। दैवकृत छिद्र में ही करना चाहिए, तो ये भी कथन सत्य है। बहल कर्णपाली में मोटी सूची का प्रयोग करना चाहिए, तो ये कथन असत्य है। तनु कर्णपाली में सूक्ष्म सूची का प्रयोग करना चाहिए, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। तो आपका पहला तीसरा पांचवा सत्य, ठीक है, बाकी असत्य। पहला तीसरा पांचवा सत्य, दूसरा चौथा असत्य। तो आंसर क्या जाएगा आपका, पहला आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संस्कार का समय सही है। निष्क्रमण 4 माह में, सूतिका सूतिका स्वास्थ्य 5 से 7 रात्रि, ठीक है, ये रात्रि है, सुधार लेना। जल पूजा 2 माह में, फल प्राशन 10 माह में। इसके अलावा आपका मंदिर दर्शन 3 माह में। तो कौन सा जो है वो आपका आचार्यों के अनुसार संस्कार के सही मेल है। इसको भी अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो बोला गया ना, निष्क्रमण 4 माह में करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। निष्क्रमण संस्कार 4 माह में होते हैं। सूतिका स्वस्थ रीति जो काल होता है 5 से 7 रात्रि, ये रात्रि लिख लेना, ठीक है, तब सही होगा। तो रात्रि 5 से 7 रात्रि है। इसके अलावा आपका बोला गया है यहाँ पे कि जल पूजा 2 माह में करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। फल प्राशन यहाँ पे 10 माह में बोला गया है, तो ये गलत कथन है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है मंदिर दर्शन 3 माह में बोला गया है, तो ये भी गलत कथन है, ठीक है। तो 4th एंड 5th बस गलत है, बाकी सही है, देख लो। 4th एंड 5th बस यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे तो आपका सही कौन सा है, 1 2
1, 2 और 3 ये सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको अपन सुधार लेते हैं, या फिर आपका ऑप्शन ही आंसर देख लेते हैं। 1, 2, 3 सही है और चौथा पांचवा गलत है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, पहला, दूसरा, तीसरा सही और चौथा पांचवा ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उल परिमार्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। उल परिमार्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला बोला गया है कि जन्म के बाद शिशु की त्वचा पर लिप्त उल्व को विशेष विधि से साफ किया जाता है। दूसरा बोला गया है कि घृत मधु, इसके अलावा सवर्चल लवण मिलाकर इसका परिमार्जन किया जाता है। तो दोनों कथन सत्य, दोनों केवल पहला कथन सही, केवल दूसरा कथन सही, दोनों कथन गलत। तो इसका आंसर आपको देना है, उल परिमार्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो उल परिमार्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जन्म के बाद में शिशु के त्वचा पर लिप्त उल्व को विशेष विधि से साफ किया जाता है, तो ये कथन सही है। फिर आपका तो यहाँ पे आपका घृत मधु सैंधव लवण मिला करके इसका परिमार्जन किया जाता है। तो जात मात्रा के शरीर पर, ठीक है, जात मात्रा के शरीर पर सुधार लेना, जात मात्रा के शरीर पे अपन जो है इसका जो है लिप्त करके सैंधव घृत, ठीक है, और आपका सैंधव हो गया, घृत हो गया। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा सा गलत हो गया। पहला बोला गया था कि उल परिमार्जन अर्थात जरायु विशोधन अर्थात जरायु को हटाना है, ऐसा कथन होना चाहिए था। देखो यहाँ पे विशेष विधि से साफ किया जाता है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। और मधु सैंधव सवर्चल लवण यहाँ पे आपका नहीं जाता है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या है आपके? गलत है। दोनों कथन क्या है आपके? गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जन्म के बाद में शिशु के विशेष विधि के द्वारा साफ किया जाता है। स्थूल परिमार्जन में जो जरायु है उसका विशोधन, ठीक है। और दूसरा बोला गया है कि घृत मधु सवर्चल लवण मिलाकर इसका परिमार्जन किया जाता है। तो एक बार पहला कथन भी आपका सही हो सकता है, ठीक है, केवल पहला कथन सही है ऐसे भी आप लिख सकते हो। बट अगर प्रॉपर अपन देखें, ठीक है, तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे जन्म के बाद में तुरंत नहीं निकाला जाता है ना, तो जन्म के तुरंत बाद में अपन इसको नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन गलत होगा, ठीक है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनपान का प्रारंभ दिन किस आचार्य के अनुसार पहला दिन है? चरक वांगभट, सुश्रुत वांगभट, केवल, सुश्रुत, सभी। स्तनपान प्रारंभ का दिन किन आचार्यों के अनुसार पहला दिन है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो प्रथम जो दिन है वो यहाँ पे आपका सिर्फ चरक के अनुसार है, ठीक है। स्तनपान जो है वो पहले दिन ही किसने बोला है? आचार्य चरक ने बोला है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका?
फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। 91 का चरक। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो स्तन्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो स्तन्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पे देखना है। पहला बोला गया है स्तन्य आहार रस से बनते हैं। दूसरा बोला गया है कि गोदुग्ध अमृत तुल्य है। फिर फोर्थ बोला गया है मातृ स्तन्य ही उत्तम है। और फिर बोला गया है सुश्रुत ने क्षीर दोष को श्रेष्ठ माना है, सॉरी सुश्रुत ने क्षीर को श्रेष्ठ माना है। तो गलत कथन को अपने को बताना है। तो फोर्थ जो कथन है वो क्या है आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदुग्ध अमृत 93 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्या बोला गया यहाँ पे? तो गोदुग्ध को अमृत क्यों कहा गया है? तो गोदुग्ध अमृत के तुल्य होते हैं, यह बालकों के पोषण हेतु सर्वोत्तम होता है। तो ये वाला जो है ना थोड़ा गलत टॉपिक आपका ऐड हो गया है। ठीक है, अभी इतना ही अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही आपके जो कश्यप संहिता है वहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का जो बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका कवर कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।